Hi there, this is Sakshi Mishra. Today we are going to study about, yes, it's a cell cycle. Again, it's a very most important topic for all the competitive examinations. So before going into the details, I would like to tell you something. Like, I prepare my slides from the authentic sources, okay, including with the NCBI and NCRT, Google, and from my self notes as well, by which you can get all the things in very easiest way, and there is no need to be worried. So without wasting time, let's start, okay, today's topic. So yes, it was the cell cycle. So before going into the details, we need to know something extra. Not an extra, you already know it. ओके, सो ग्रुप ऑफ सेल्स के बारे में थोड़ा सा हम डीपली में समझते हैं. सेल्स से बनता है क्या, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, है ना. सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, एंड देन टिश्यूज़ से क्या बनता है कि ग्रुप ऑफ ऑर्गन बनते हैं, या ऑर्गन बनता है, एंड देन ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ओके, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया. ये कैसे बना? ये सेल की वजह से ही तो बना. तो ये सेल की वजह से तो बना, बट सेल में ऐसा क्या चीज़ हुआ, है ना, क्या हैपनिंग हुई कि सेल से डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट हो गया. तो ये सारा कुछ जो है, इसके बीच में ना सेल साइकिलिंग की एक प्रोसेस होती है. सेल साइकिल इज अ प्रोसेस जिसमें कि सेल जो होता है उसको अलग अलग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, वन बाय वन. उसमें उसके बाद, उस प्रोसेस के बाद, वो सेल साइकिल की वजह से ही, सेल डिवीजन की वजह से ही और सेल के रेगुलेशन की वजह से ही एक सेल से पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाता है. तो see here, all the cells arise from pre-existing cells. अब pre-existing cells क्या है? हम क्या हैं? हम भी तो एक pre-existing body है ना. कैसे? हम क्या हैं कि हम ancestors से आए हुए हैं. Means we are what? We are descendants, वंशज. और आए कहाँ से हैं हम? हमारे ancestors से, हमारे पूर्वजों से तो आए हैं. तो हमारे एंसेस्टर से तभी तो हम आए हैं ना. तो ऐसे भी सेल ही हैं कि एक सेल जो है वो पहले डिवाइड कर रहा है दो सेल में, ठीक है. अब ये दो सेल है, फिर आगे जाकर की और भी सारे सेल्स में डिवाइड होना है इनको. ओके, तो इनका ये जो अराइज हुए ये सेल, ठीक है, वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से हुए. मीन्स एक पहले से ही कोई सेल एग्जिस्ट कर रहा था एटमॉस्फेयर में, इन्वायरमेंट में, जिसकी वजह से दूसरे सेल्स भी उनका बर्थ हो गया कैसे. आई होप इट हैज बीन क्लियर टू यू द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट, इन दिस प्रोसेस द प्रोडक्शन ऑफ डॉटर सेल्स फ्रॉम द पेरेंट सेल. इस प्रोसेस में जब सेल साइकिल चलती है या फिर सेल का डिवीजन होता है, तो इस प्रोसेस में प्रोडक्शन होता है डॉटर सेल्स का फ्रॉम द पेरेंट सेल से. ओके, पेरेंट सेल से डॉटर सेल का प्रोडक्शन होता है. मीन्स एक सेल होता है ना, एक सेल है जब डिवाइड कर रहा है दो सेल में, तो ये क्या है? ये पेरेंट सेल है. मैं बिल्कुल बेसिक से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो प्लीज़ कनेक्ट इट. ओके, पेरेंट सेल है, एंड देन ये डॉटर सेल है. डिवाइड हुआ जब सेल, तब की बात हो रही है ये. और डिवीज़न वाला चैप्टर या डिवीज़न वाला टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, क्योंकि पहले एक प्रोसेस से सारी की सारी चीज़ें एक प्रोसेस से फॉलो अप होनी चाहिए. तो पहले सेल साइकिल देखना पड़ेगा, फिर सेल डिवीज़न, फिर उसका रेगुलेशन कैसे है. तो ये तीनों लेक्चर्स एक सीरीज़ में चलेंगे. तो पहले के मैं सेल साइकिल समझाना मैंने स्टार्ट किया है, उसके बाद मैंने सेल डिवीज़न लेना है. ओके, तो ये डॉटर सेल है. अब ये पेरेंट सेल क्या है? पेरेंट सेल था, उसकी वजह से डॉटर सेल बने. उसने डिवाइड किया, और जो सेल डिवाइड किया उसको हम डॉटर सेल बोलेंगे. और ये डॉटर सेल्स क्या होते हैं? डॉटर सेल्स होते क्या है? ये स्टेम सेल्स होते हैं. अब हम उनको स्टेम सेल्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टेम सेल नेम में ही है, मतलब उसका मीनिंग ही होता है जिसके पास डिवीज़न की कैपेबिलिटी हो.
है ना, डिवीजन की कैपेबिलिटी हो, उसको हम स्टेम सेल्स बोलते हैं इन अ सिंपल। और ये स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, ये डिवाइड कर करके बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, सॉरी मोर सेल्स बनाते हैं। यस, ये बहुत सारे सेल्स बनाते हैं, जिनको कि हम नेम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं डॉटर सेल की। तो ये रहा डॉटर सेल का बहुत ही इजी लैंग्वेज में डेफिनेशंस, कि स्टेम सेल्स डिवाइड करके बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाते हैं, बहुत सारे सेल्स, जो ढेर सारे सेल्स बन रहे हैं उन्हीं को डॉटर सेल्स बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट ऑफ ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म इज बाय मीन्स ऑफ सेल डिवीजन। और जो ये डेवलपमेंट हो रहा है सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स का, है ना, हमारा जो हम जो है ऑर्गेनिज्म मल्टी सेल्यूलर है, तो ये इन सब का जो डेवलपमेंट है ना ऑर्गेनिजम्स का, ये सेल डिवीज़न के कारण ही हो रहा है। इसके लिए सेल डिवीज़न रिस्पॉन्सिबल है। ओके, तो ये बेसिक ओवरव्यू था सेल के बारे में, कि कैसे सेल से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा है, कैसे ग्रुप मीन्स सेल से टिश्यू बन रहा है, टिश्यू डिवाइड करके ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन डिवाइड करके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एंड देन फाइनली जाकर के एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जा रहा है। नाउ सी हियर इज द एक्स्ट्रा, ठीक है। ये मीन्स मैं चाहती थी कि ये आपको थोड़ा पता चले इसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता है सारे के सारे स्टूडेंट्स को। ओके, सो लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स नीड टू बी क्लियर फॉर अ सेल। सेल के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और हमें पता रहना चाहिए इवन। ओके, तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में है, साइटोप्लाज्म एंड साइटोसोल, इनके बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो सी हियर, 1 मिनट, यस, साइटोप्लाज्म सी इधर, ये साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, वेक्यूल, क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो प्रोटोप्लाज्म जो है ना, ये क्या है कि अगर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनल सेल के बारे में सभी को पता है स्ट्रक्चर, तो मैं और ज़्यादा डेप्थ में नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला हो जाएगा अगर मैंने पूरा का पूरा एक एक चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहा तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस और सारा का सारा ऑर्गेनेल्स। ओके, ये रहा साइटोप्लाज्म और ये रहा न्यूक्लियस और पूरा का पूरा ऑर्गेनेल्स जितना है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, लाइसोसोम, ओके, प्लास्टिड्स, बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जितना मीन्स ऑर्गेनल, सॉरी, उनको मिला करके हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या चीज़ होती है, सेल विदाउट न्यूक्लियस, पूरा का पूरा सेल, उसमें मीन्स पूरा का पूरा सेल रहने वाला है, बट उसमें ये जो न्यूक्लियस है ना वो नहीं रहने वाला, तो वी विल कॉल इट साइटोप्लाज्म। व्हाट अबाउट द साइटोसोल, साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनल्स, मीन्स पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी रहेगा बट ऑर्गेनलीज नहीं होंगे, सॉरी विदाउट ऑर्गेनल्स, उसमें कोई सा भी ऑर्गेनल्स नहीं होगा। साइटोप्लाज्म में क्या था कि सेल विदाउट न्यूक्लियस, पूरा का पूरा सेल न्यूक्लियस को छोड़ करके, और साइटोसोल का मीनिंग पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म विदाउट ऑर्गेनल्स। सो ये कुछ एक्स्ट्रा था मेरे साइड से कि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो मैं उसमें मेंशन करा मैंने। ओके, डू यू थिंक वाई ये सेल डिवाइड्स, क्या ज़रूरत है सेल को डिवाइड करने की? हाँ, सेल डिवाइड ही करते क्यों हैं? क्योंकि हमारे अंदर जो पूरा का पूरा हमने मतलब एक ऑर्गेनिज्म का पूरा डेवलपमेंट हुआ है, सेल के डिवीज़न की वजह से ही तो हुआ है ना। ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि कोई भी एक ऑर्गेनिज्म या फिर कोई स्पीशीज़ जो है वो मीन्स डिवाइड करे, क्योंकि अगर वो डिवाइड नहीं करेगा तो उसमें ग्रोथिंग कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगा। सेल डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि हमारा प्रॉपर तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट हो। लेट्स सी, एक सेल था, एक मदर सेल था, ओके, एक सेल था, उसने क्या हुआ, उसमें कुछ रेप्लिकेशन हुआ और उसके बाद सेल का डिवीज़न हुआ, सेल डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स, 2 स्टेम सेल्स बना लिया। और ये जो डॉटर सेल्स बने इनको स्टेम सेल्स भी कह सकते हैं, कह सकते नहीं, कहते हैं। ओके, वी विल कॉल इट स्टेम सेल्स। सो ये जो डॉटर सेल है ये स्टेम सेल्स बन गए। स्टेम सेल्स यानी कि जिनके पास डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी हो और ये डिवाइड करके और ज़्यादा सेल बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड सेल बनाएंगे और कुछ नए स्टेम सेल्स बनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नए स्टेम सेल होंगे वो वापस से डिवाइड करेंगे, और जो स्पेशलाइज्ड या फिर अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होंगे उनको एडल्ट स्टेम सेल्स बोलेंगे।
ठीक है, ये सब कुछ क्या मैं बता रही हूँ अभी आगे और भी अच्छे से क्लियर होने वाला है। नाउ सी, ड्यू टू अ कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ दिस बैलेंस और रेशियो इज डिस्टर्ब्ड विच लीड्स टू द सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन कंटिन्यूअस तरीके से हो रहा होता है, एक तरीके से हम इसको बोल रहे हैं कि ये मीन्स नेसेसरी भी है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कंटिन्यूटी में अगर डिवाइड होने लग गया तो ये क्या करेगा, ये इम्बैलेंस भी क्रिएट कर देगा बॉडी के अंदर। तो कंटिन्यूअस सेल ग्रोथ भी नहीं होनी चाहिए, जिससे की वजह से बैलेंस या रेशियो जो प्रॉपर तरीके का सेल के अंदर का जो बैलेंस है, लाइक न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक चीज़ें हैं ना, उनके रेशियो में क्या होता है, मीन्स डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से कैंसर वाला पोर्शन मैंने लिया हुआ था तो आप उससे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो। देयर इज़ अ डेफिनेट रेशियो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। बहुत ही ज़्यादा डेफिनेट क्या होता है, रेशियो होता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मिक मास ऑफ द सेल कॉल्ड द कैरियोप्लाज्मिक रेशियो, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्मिक रेशियो, या फिर कर्ण प्लाज्मा रेशियो। सी हियर इट्स अ न्यू नेम, इट्स अ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो बहुत सारे क्वेश्चंस इनके साइटोप्लाज्मिक रेशियो के ऊपर ना कह करके ये बोल देते हैं कर्ण प्लाज्म रेशियो, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और इसलिए ही नेसेसरी है कि क्योंकि ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज की जो कंटिन्यूटी है ना बनी रहे, इसीलिए एक सेल जो होता है वो डिवाइड करता है। अगर डिवाइड ना करे तो सिमिलरली फंक्शन करेगा टीलोमेरेज एंजाइम के जैसे, जो कि मैंने कैंसर वाले पोर्शन लेक्चर में लिया हुआ है। अगर टीलोमेरेज एंजाइम के पास बहुत ही ज़्यादा मीन्स क्या होगा, अगर एक सेल डिवाइड नहीं कर रहा है तो उसका मीनिंग, अगर सेल डिवाइड भी कर रहे हैं और नहीं भी कर रहे हैं तो बहुत सारा उसमें डिजीज होने वाला है। अगर डिवाइड कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम, बट उनको एक कंटिन्यूअस तरीके से मीन्स एक प्रॉपर तरीके से उनको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा कि मीन्स सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा तरीके से होगी, और म्यूटेशन की वजह से या फिर अनलिमिटेड ग्रोथ की वजह से डिजीज़ आगे चल के देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एक सेल है, सेल जैसा मैंने बताया ये क्या कर सकते हैं, ये डिवाइड भी कर सकते हैं, ये डिवाइड भी कर सकते हैं, डिवाइडिंग सेल्स, कुछ डिवाइडिंग सेल्स भी होते हैं और कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो कि नॉन डिवाइडिंग होते हैं। ओके, नॉन डिवाइडिंग सेल्स जिनके पास क्या होती है कि इनके पास होती है कि ये डिवीजन करने की कैपेबिलिटी इनके पास होती है, डिवीजन कैपेबिलिटी, इसलिए ही तो बोल रहे हैं इनके पास डिवाइडिंग सेल है ना। और ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो होते हैं ये लॉस्ट कर देते हैं डिवीजन की कैपेबिलिटी को, डिवीजन कैपेबिलिटी को लॉस्ट कर देते हैं ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स। ओके, तो ये जो डिवाइडिंग सेल्स है ना, डिवाइडिंग सेल्स, इनका कुछ एग्जाम्पल है लाइक फिब्रोब्लास्ट। ऐसे तो बहुत ही ज़्यादा एग्जाम्पल है, बट फिब्रोब्लास्ट मैंने इसलिए यहाँ पे लिया कि आप उसको अच्छे से कोरिलेट कर सकते हो अगर आपको ग्रोथ फैक्टर नहीं पता है तो, है ना। फिब्रोब्लास्ट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ये क्या है, ये ग्रोथ फैक्टर है। ग्रोथ फैक्टर भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से कैंसर पोर्शन में लिया हुआ है। ग्रोथ फैक्टर फिर भी मैं स्टिल बता देती हूँ यहाँ पे कि ग्रोथ फैक्टर क्या होता है कि एक ऐसा फैक्टर, ऐसा प्रोटीन जो हमारी बॉडी को ग्रोथिंग करा सके, हमारे सेल्स को ग्रोथ करा सके, है ना। तो फिब्रोब्लास्ट इज वन ऑफ देम। फिब्रोब्लास्ट इज नथिंग, इट्स अ प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, ये एक प्रोटीन है, इट इज़ अ प्रोटीन। ग्रोथ फैक्टर बोल रहे हैं तो ये प्रोटीन से रिलेटेड होगा ही, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है फिब्रोब्लास्ट, ये फिब्रोब्लास्ट जो रिलेटेड है ना वुंड हीलिंग से रिलेटेड है। वुंड हीलिंग का मीनिंग, जब हमारा सेल या हमारी स्किन जो होती है इंजर्ड हो जाती है ना, इंजरी होती है उसके अंदर, तो ये जो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर एक प्रोटीन को सिक्रीट करते हैं जिनका नेम है कोलेजन प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन क्या करते हैं, ये जहाँ पे इंजरी हुई होती है ना उसको मीन्स हील करने का काम करते हैं, फिर से रीजनरेट करने का काम करते हैं। ठीक है, जब स्किन में कोई इंजरी होती है तो ये डिवाइडिंग सेल्स है, वहाँ पे मीन्स ये फिब्रोब्लास्ट डिवाइडिंग सेल्स में हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर
अगर हमें इंजरी हुई और वो डिवाइडिंग सेल्स नहीं रहा तो कैसे वहां पे नए सेल्स आएंगे, रिन्यूअल कैसे हो पाएगी। तो उनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी थी, और ये मैंने फिब्रोब्लास्ट का एग्जांपल दिया। कुछ नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नॉन डिवाइडिंग सेल्स जिनके पास डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं हो, ठीक है, हमारे नर्व सेल्स और हमारा आरबीसी, ओके, रेड ब्लड सेल्स। नर्व सेल्स और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, बिकॉज इनके पास क्या होता है कि नर्व सेल के बाद सेंट्रोसोम नहीं होता, एब्सेंट होता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऑर्गेनेल है, ठीक है, जो कि स्पिंडल फॉर्मेशन करवाता है। स्पिंडल का फॉर्मेशन हम सेल डिवीजन वाले टॉपिक में देखने वाले हैं, जो कि हमारा आगे का लेक्चर होगा, ठीक है, स्पिंडल फॉर्मेशन। और आरबीसी इसलिए नहीं डिवाइड करते क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनके पास ये सारी चीजें नहीं होती जो कि डिवीजन में हेल्प करती हैं, तो इसीलिए ये डिवाइड नहीं करते। तो कुछ सेल्स जो होते हैं जो स्टेम सेल्स होंगे, मीन्स डिवाइडिंग सेल्स को ही हम स्टेम सेल्स भी बोल सकते हैं, जिसमें से कि हमारा डॉटर सेल चला आता है, ओके। तो ये प्रॉपर्टी हो गई किसी भी सेल की। नर्व सेल, आरबीसी, ये सारे के सारे सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं। नाउ सी टुडेज टॉपिक, ओके, सेल साइकिल। इसके पहले मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया, अब आज का टॉपिक जो है सेल साइकिल, उसके बारे में अच्छे से समझते हैं, ओके। बी केयरफुल एंड बी कंसंट्रेट। Every dividing cell has the ordered series of events in which a cell proliferate. Okay, proliferates means when the cell has to divide, when have not to divide, how to cell divide. सेल साइकिल का अगर डेफिनेशन देना चाहे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड तरीके से एक सीरीज या इवेंट होता है, ठीक है, एक इवेंट होता है जिसमें कि सारे के सारे सेल प्रोलाइफरेट करते हैं। मीन्स उनको कब डिवाइड करना है, कब डिवाइड नहीं करना है और कैसे डिवाइड करना है, ये सारा का सारा जो इवेंट है ना, एक ऑर्डर तरीके से इसी प्रोसेस में चलना होता है उसको, जिसको कि सेल साइकिल कहते हैं। So these all will be under a process of dividing cells through 4 phases of stages. इसमें 4 phases होते हैं जिसमें ये सारा का सारा sequential तरीके से चलता है, okay, which collectively called cell cycle, जिसको हम properly या collectively cell cycle बोलते हैं। mitotic cell cycle और meiotic cell cycle, दो तरीके की सेल साइकिल चलती है, एक माइटोटिक तरीके से, एक मियोटिक तरीके से, जो कि सेल डिवीजन का पोर्शन है। इसके आगे वही वाला लेक्चर आने वाला है। एंड इट्स अ हाईली कंजर्व्ड, वेल ऑर्डर्ड, बहुत तरीके से ऑर्डरली तरीके से चलता है सेल साइकिल। क्यों ऐसा चलता है? क्योंकि अगर ये प्रॉपर तरीके से ये इवेंट नहीं हुआ, ये सीरीज नहीं चली, तो कोई भी डैमेज वाला सेल या फॉल्टी सेल जो होगा वो रेप्लिकेट करके या फिर अपना खुद का सेल डिवाइड करके वो आगे नए जनरेशन में या आगे डॉटर सेल में उसको डिवाइड कर देगा, जिसकी वजह से सारा के सारे सेल में फॉल्टी वाले इंफॉर्मेशन आ जाएंगे और पूरा का पूरा जो मीन्स पूरी की पूरी डिजीज होने की पॉसिबिलिटी उधर है, लाइक अ कैंसर। सो देयर आर फेजेस ऑफ सेल साइकिल, कुछ मेंशन यहाँ पे। रेस्टिंग फेज, इंटरफेज एंड डिवीजन, 3 तरीके के फेज हैं, रेस्टिंग, इंटरफेज, डिवीजन। सी हियर फेजेस, रेस्टिंग, इंटरफेज एंड डिवीजन। रेस्टिंग फेज G0 गैप फेज भी बोलते हैं इसको, G0 गैप फेज। यहाँ पे रेस्टिंग फेज ये डोरमेंट फेज होता है, जब सेल को डिवाइड नहीं करना होता है ना, तो ये क्या करते हैं, ये रेस्ट करते हैं, या फिर उस सेल की प्रॉपर तरीके से डिवीजन हो चुकी है, अब उसको जरूरी नहीं है डिवीजन करना, तो वो सेल इसी फेज में आकर के लाए करते हैं। या फिर उनमें कोई अगर एरर है या फॉल्ट है तो वो तब फिर भी सेल इसी वाले फेज में आकर के रहेंगे, इसीलिए इसको G0 या गैप फेज या फिर क्या बोलते हैं, डोरमेंट फेज या फिर रेस्टिंग फेज बोलते हैं, ठीक है, जब सेल डिवाइड नहीं करना होता है तब का केस है। नाउ सी द इंटरफेज। इंटरफेज क्या होता है, इसमें सेल जो होते हैं ना वो अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, कि हमें अब करना क्या है आगे। तो ये 3 फेजेस
लाई करते हैं या कंटेन करते हैं, लाइक G1, S एंड G2 फेज. And now the division phase में M phase and C phase. C phase means cytoplasmic phase and M phase means karyokinesis. Cytoplasmic, C for cytoplasmic phase, okay. And M phase तो मेटाफेज फेज सभी को पता है. तो सी हेयर इट वॉज अ G0 और गैप फेज, जिसमें कि एक सेल जो है क्वीसेंट स्टेज में, डोरमेंट स्टेज में पड़ा हुआ है. या तो इसमें फॉल्ट है या तो इसको अभी ज़रूरत नहीं है डिवीज़न करने की, ओके. और अगर फॉल्टेज है, अगर कोई भी चीज़ मीन्स कोई भी प्रोटीन या जीन्स लाइक P53RB, जो कि हमने कैंसर वाले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई भी इसमें म्यूटेशन हो गया तब उनको P53 जो जीन था इनको भेज देगा G0 फेज में जाकर के. ये अपने जहाँ पर ये अपने क्या करेंगे, मीन्स जो भी इंफॉर्मेशन इन्होंने कैरी किया है अगर वो रॉन्ग है, फॉल्टी है, तो यहाँ पे बहुत सारे जीन्स एक्टिवेट होंगे, इनको प्रॉपर रिप्लिकेट नहीं करवाने देंगे और इनका रिपेयरिंग सिस्टम करेंगे, ठीक है. अगर ये सेल्स इन फ्यूचर ठीक हो जाते हैं तब इनको आगे के सेल में मीन्स आगे के फेज में भेज दिया जाएगा. इंटरफेज में सी हेयर यहाँ पे सेल क्या करती है, डिवीज़न की प्रिपरेशन करती है. मीन्स अभी हमें डिवीज़न के लिए जाना है सेल के लिए, तो ये चीज़ होता है. और डिवीज़न यहाँ पे फाइनली सेल तरीके पूरी तरीके से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी. नाउ सी द G1 फेज, जो कि हमारे इंटरफेज का पोर्शन था, ठीक है. G1 फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज या इसको प्री डीएनए सिंथेसिस फेज या फिर फर्स्ट ग्रोथ पीरियड या फिर फर्स्ट गैप पीरियड भी कहते हैं. तो ये इसके इतने सारे नेम है, क्वेश्चंस किसी भी नेम से आ सकता है, ओके. बट क्या है कि मीन्स उसके बारे में कॉन्सेप्ट एक ही है कि ये बात कर रहे हैं G1 फेज की, जो कि हमारा इंटरफेज. इस फेज में क्या होता है, G1 फेज में इन अ प्रोलाइफरेटिंग सेल्स G1 इज द पीरियड बिटवीन द बर्थ ऑफ अ सेल फॉलोइंग माइटोसिस, ओके, एंड द इनिशिएशन ऑफ डीएनए सिंथेसिस विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द एस फेज. यहाँ पे क्या होता है कि ये बर्थ, जब एक सेल का बर्थ होता है ना, तो अब उसको करना क्या है आगे, ठीक है. माइटोसिस उसको करना है क्योंकि उसको डिवीज़न करना है, एक सेल को डिवाइड करना है ना. तो ये जो इसके बीच का ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, ठीक है, उसके बीच में उसका जो पीरियड है वो मीन्स वो डीएनए सिंथेसिस. अब इसके बाद उसको डीएनए का सिंथेसिस भी करवाना रहेगा. तो सारा का सारा ये जो सेल्स है ना, ये G1 में स्टार्ट होता है डिवाइड होने का. जो पोर्शन है मीन्स जो कह सकते हैं प्रोसेस है वो G1 फेज से स्टार्ट होता है. इसमें सिंथेसिस होती है प्रोटीन, आरएनए, राइबोसोम की, जो कि इस फेज में होती है, ठीक है. यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, आरएनए राइबोसोम का होता है यहाँ पे सिंथेसिस. ये मेटाबॉलिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती है क्योंकि इस फेज में G1 फेज में ही, क्योंकि जो सेल साइकिल का ऑर्डर वाला सीक्वेंस है ना वो G1 है, S है एंड देन G2 है एंड देन जाकर के फाइनली M है. तो ये जो है ये इनिशियल स्टेज है, इसीलिए सेल बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं एक्टिव रहता है क्योंकि उसको इस स्टेज में इनिशियली मीन्स सब कुछ स्टार्ट करना है G1 फेज में, ओके. यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत ही ज़्यादा होता है ट्रांसक्रिप्शन. एंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं. यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हेलिकेज की लोडिंग होती है. ये जो सारा का सारा मैंने पॉइंट रखा हुआ है, सारे के सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं इस पे, ओके. तो यहाँ पे सी इंटरफेज का G1 फेज, सेंट्रोसोम यहाँ पे मीन सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, क्रोमैटिन, थ्रेड, न्यूक्लियोलस, सेल ग्रोज इन साइज. यहाँ पे ऑर्गेनेल्स का डिप्लीकेशन होना स्टार्ट होगा. हेलिकेज जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि एस फेज में सेल जाने वाला है ना, G1 को क्रॉस करके एस में जाने वाला है. तो यहाँ पे हेलिकेज की लोडिंग होगी. हेलिकेज जो है एक एंजाइम है जो कि मेल्टिंग का काम करता है डीएनए के रेप्लिकेशन में, ठीक है. मेल्टिंग का काम करता है विच मीन्स जो डीएनए में ऐसा बबल का क्रिएशन होता है ना, ये बबल बनते हैं, उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है. वी विल सी दैट देयर जब हम पढ़ेंगे उसको. नाउ सी
जो ड्यूरेशन होता है जीवन फेज के सेल साइकिल का, ये 11 घंटे का होता है, 11 आवर का होता है। मीन्स 11 आवर जो सेल होती है ये सारा का सारा चीज़ परफॉर्म करती है, जो कि मेटाबॉलिकली तरीके से एक्टिव, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा, ऑर्गेनेल का डिप्लीकेशन एंड हेलिकेज की लोडिंग होती है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कितने आवर्स का होता है ये। नाउ सी द एस फेज और डीएनए सिंथेसिस फेज। ओके, सिंथेसिस ऑफ डीएनए इस डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन विच मीन्स, और हिस्टोन प्रोटीन का, क्योंकि डीएनए हमारा जो है वो हिस्टोन का ही तो बना हुआ होता है ना, हिस्टोन का और प्रोटीन का बना होता है। तो यहाँ पे सारा का सारा क्या होता है, सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है एस फेज में, हिस्टोन प्रोटीन का। A cell would proceed to division mitosis without any interruption when it has entered in the S phase. मीन्स जब जीवन से जो सेल था वो S में एंटर किया ना, तो उसने वो प्रोसेस फॉलो किया कि उस सेल में कोई एरर नहीं था, क्योंकि अब सेल जो होगा अब उसको यहाँ पे S में जाकर के उसका रिप्लिकेशन होना है ना, वो सेल क्या होने वाला है, रेप्लिकेट होने वाला है, मीन्स अपनी 2 कॉपी क्रिएट करने वाला है। और अगर उसमें कोई भी एरर आया इस वाले सेल में, मीन्स इस वाले सेल में जब पहले अपने प्री एग्जिस्टिंग उसका जो सेल था जीवन, अगर उसमें कोई फॉल्ट आया, अगर प्रॉपर तरीके से चेक नहीं हुआ तो एस में जाएगा, तो वापस से वही चीज़ एरर वाली चीज़ बनाने लग जाएगा। इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे जब ये सेल प्रोसीड होता है डिवीज़न के लिए ना, तो यहाँ पे कोई भी इंटरप्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब वो एस फेज में एंटर करता है। यहाँ पे सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट होता है यहाँ पे। सी हमारे जीवन फेज में सेंट्रियोल एक था, है ना, सेंट्रियोल का पोर्शन मीन्स डायग्राम एक था। नाउ सी हियर इन अ पिक्चर, सेंट्रियोल क्या हो गया, डबल हो गए। तो सेंट्रियोल का डिप्लीकेशन स्टार्ट होता है कहाँ पे, एस फेज में। यहाँ पे हेलिकेज एक्टिवेशन होता है, हेलिकेज का एक्टिवेशन होता है, विच मीन्स अभी जीवन फेज में उसकी लोडिंग हुई थी, ठीक है, मेल्टिंग होना स्टार्ट हुआ था, बट एस फेज में अब पूरा का पूरा क्या होगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा, जैसे कि प्रॉपर तरीके से जो पूरा का पूरा जो मीन्स बॉन्ड्स थे ना डीएनए में, उसकी ब्रेकिंग हो सके, वो मेल्ट कर सके, मेल्टिंग हो सके उस बॉन्ड की। बेसिकली किसकी बॉन्ड की बात कर रहे हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड की, ठीक है। हम सारा का सारा सब कुछ देखने वाले हैं अलग अलग लेक्चर्स में। तो इसका जो ड्यूरेशन होता है एस फेज कितने टाइम का होता है, तो ये 8 आवर्स का होता है। कितने टाइम का होता है ये, 8 आवर्स का। ये भी बहुत ही ज़्यादा टाइम इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फेज कितने टाइम का होता है। नाउ सी द नेक्स्ट, ओके, अबाउट द G2 फेज। G2 फेज के बारे में देखते हैं। G2 फेज और इसको पोस्ट डीएनए सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, सेकेंड गैप पीरियड फेज भी बोलते हैं, या फिर सेकेंड ग्रोथ पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये डीएनए सिंथेसिस में जो हमारा एस वाला फेज था, सिंथेसिस फेज था, ये जो एस यहाँ पे है ना, एस फेज, एस फेज जो एस है ये किससे रिजेंबल कर रहा है, यहाँ पे सिंथेसिस फेज से कर रहा है। और सिंथेसिस किससे, मीन्स डीएनए से, ठीक है, डीएनए से। तो ये उसके बाद वाली प्रोसेस है, ये वाला सीरीज याद रखना है हमेशा, G1 से S, S से G2, G2 से M, ठीक है। तो इसके बाद का ये इवेंट है, इसीलिए पोस्ट सिंथेटिक फेज बोल रहे हैं। सी हियर, एट द एंड ऑफ द एस फेज, जब एस फेज की एंडिंग होती है, सेल्स एंटर G2 कंटेनिंग ट्विस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दे हैड एज अ जीवन सेल। जीवन सेल्स में जितने उनके पास क्रोमोसोम्स थे, है ना, क्रोमोसोम्स के नंबर थे, अब यहाँ पे डबलिंग होगी उनका, क्योंकि वो रेप्लिकेट कर चुके हैं, ठीक है। जो कि अभी सेल मीन्स सिंथेटिक फेज में उनके पास G2 मीन्स एस फेज में क्या था कि उनके पास बहुत सी ज़्यादा रेप्लिकेशन करने की कैपेबिलिटी थी, और उन्होंने डिवाइड भी किया। अब क्या करेंगे वो G2 में कि 4n इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म एंड 2n इन हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। और जो सेल्स थे ना, उन्होंने डिवाइड किया, अगर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे 4n बने, एंड अगर हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे 2n बने, ठीक है, सेल्स। सेंट्रियोल का यहाँ पे डुप्लीकेशन हुआ, ठीक है, प्रोटीन की सिंथेसिस भी हुई, एंड ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस हुई। तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है,
G2 फेज में। और ये फाइनल चेकिंग का फेज है, क्योंकि इसलिए बोल रहे हैं फाइनल चेकिंग कि इसके बाद अब सेल मेटाफेज में एंटर करने वाला है, मीन्स डिवाइडिंग फेज में इंटर करने वाला है। तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से दोबारा से चेकिंग होगी कि कहीं कोई चीज़ एरर तो नहीं रह गई। मीन्स एक बार चेकिंग होने के बाद भी यहाँ पे दोबारा से चेकिंग होगी, वो होगी G2 फेज में। ठीक है, इसका टाइम ड्यूरेशन 4 आवर्स का होता है। नाउ सी हियर अबाउट द एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज या फिर मियोटिक फेज बोलते हैं, या फिर एक्चुअल फेज ऑफ सेल डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल फेज है डिवीजन का। यहाँ पे क्या होता है कि G2 जब मार्क्ड हो जाता है बाय द ऑनसेट ऑफ माइटोसिस ड्यूरिंग विच न्यूमेरस इवेंट्स लीडिंग टू दी सेल डिवीजन अकर, यहाँ पे अब सेल का डिवीजन होना होता है। ठीक है, ये फाइनल स्टेज है, फाइनल स्टेज ऑफ सेल साइकिल। ये क्या है, फाइनल स्टेज है इसका सेल साइकिल का। तो इट्स अ फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मीनिंग मीन्स कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस, ओके, एंड साइटोकाइनेसिस से रिलेटेड हुआ मीन्स रिजेंबल है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म। तो अभी साइटोमाइटोसिस में क्या मीन्स एम फेज या फिर यस, इस फेज में होता क्या है कि न्यूक्लियस का डिवीजन होता है या फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। सी हियर, यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, हियर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या कह रहे हैं, इसको बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ओके। और सी हियर, यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा है, इसीलिए इसको कह सकते हैं साइटोकाइनेसिस, ओके। तो जीवन पूरा अगर हम ओवरव्यू देखना चाहें मीन्स, तो G1 प्लस S प्लस G2 मिला करके क्या होता है, इंटरफेज और रेस्टिंग फेज, ओके, इंटरफेज या फिर रेस्टिंग फेज। और ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग होता है। एंड एम फेज जो होता है वो होता है एक्चुअल सेल साइकिल या फिर एक्चुअल डिवाइडिंग फेज होता है, जो कि शॉर्ट तरीके से होता है। लॉन्ग इसलिए ये हुआ G1 S G2 क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा इवेंट हुआ, प्रॉपर चेकिंग हुई इस वजह से। बट एम फेज क्या होगा, इसको बस सब कुछ चेक हो चुका है, बस अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, तो इसीलिए ये शॉर्ट होता है। और एम फेज जो होता है इसका टाइम ड्यूरेशन केवल और केवल 1 घंटे के लिए होता है। तो अभी सेल क्या है कि एम फेज में आ चुका है, और अब इसके बाद जब सेल डिवाइड करेगा मीन्स अब सेल साइकिल कंप्लीट हो चुकी है G1 से S, ठीक है, G2 फिर M में आकर के फिर पूरा का पूरा जो होगा सेल डिवाइड करने वाला है, और जिसको कि हम पूरा का पूरा नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो इसके अंदर सेल साइकिल के अंदर हमने बहुत सारा कुछ देखा, ठीक है, कैसे इवेंट फॉलो हुआ, ठीक है, कैसे कौन कौन से फेजेस थे G1 S G2 M, और उसके बाद उसमें कौन कौन से मीन्स कितने कितने उसके आवर्स थे। तो ये सारा कुछ हमने इस लेक्चर में कवर कर लिया है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइस इज थैंक यू फॉर वॉचिंग।